Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is microbiology key points. तो माइक्रोबियोलॉजी की पॉइंट्स के ऊपर पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो नहीं देखा तो आप इनको प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना। मैंने माइक्रोबियोलॉजी की पॉइंट्स की इरादे से प्लेलिस्ट बना दी है, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके ग्रीस लिख के आप इस प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियोलॉजी के। तो आज के हमने जो की पॉइंट्स कवर करने हैं वो थोड़ी सी हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। ठीक है, हेपेटाइटिस से और स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी। आपको पता है कि जो तमाम हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं सारे के सारे आरएनए होते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी होता है इसके पास कुछ पेक्युलर प्रॉपर्टीज होती है। लाइक हेपेटाइटिस बी वाला, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसका जो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है वो पार्शियल होता है, यानी पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, तो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है इसका हेपेटाइटिस बी वायरस का। और जो डिफेक्टिव वायरस होता है वो हेपेटाइटिस डी होता है। और आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी और डी होती है, इनकी ट्रांसमिशन 3 मोड से होती है। लाइक ब्लड से होती है, इसके अलावा ब्लड से के अलावा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होती है, और तीसरा होता है पेरिनेटली भी होती है। पेरिनेटल है और तीसरा है सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है। इनके ज़रिए इन तीनों की ट्रांसमिशन होती है। लेकिन मेन जो आज हम मेन जो पढ़ने वाली है वो हेपेटाइटिस बी है, उसकी स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल फाइंडिंग होती है। तो जो सीरोलॉजिकल फाइंडिंग होती है वो डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनिज्म का स्टेटस क्या है। लाइक सीरोलॉजिकल फाइंडिंग के ऊपर हम किसी भी इंडिविजुअल को या हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। एक्यूट, क्रॉनिक है, इसके अलावा रिकवरी होती है, और फिर हम एक होती है विंडो फेज होती है, विंडो फेज। ठीक हो गया। तो हम किस बेस पे करते हैं, किन मार्कर की बेस पर एक्यूट, क्रॉनिक, रिकवरी और विंडो लिखते हैं? हम लिखते होते हैं इनके कोर एंटीजन की बेस पर, और इस कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, सॉरी सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी, और एक कोर की एंटीबॉडी होती है। ओके, जिसको मैं आप लिख सकता हूँ एच बी एस, वैसे कैपिटल लिखना चाहिए था, एच बी एस सी बी। ठीक है, तो जो ये वाली कोर एंटीबॉडी होती है सब में पॉजिटिव होती है, तो ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो स्पेसिफिकली शुरू वाले के अंदर आईजीएम और बाकी सब के अंदर हमें आईजीजी देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पर एंटीजन होगा वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होगी। दैट मीन्स कि एक्यूट और क्रॉनिक में एंटीजन होगा और एंटीबॉडी नहीं होती, और रिकवरी के अंदर एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी होती है। विंडो फेज के अंदर दोनों ही नेगेटिव होती है। तो इस तरह से आपने इसकी सीरोलॉजिकल फाइंडिंग को कवर करना होता है। ओके, तो सीरोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के। वो स्टार्ट किससे होते हैं? पहले लॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है। लॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है जो तकरीबन हम कह सकते हैं कि, और ये भी क्या स्पेलिंग लिख दिया पीरियड के, जो तकरीबन 6 से लेकर 8 वीक्स का होता है पीरियड का। फिर इसके बाद लॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड के बाद एक्यूट डिजीज आता है। जो एक्यूट डिजीज है वो वीक से लेकर मंथ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो जो एच बी एस ए जी होता है, एच बी एस ए जी, ओके, या जो सरफेस एंटीजन होता है वो ऑनसेट ऑफ सिम्टम से पहले आता है, यानी जो प्रोट्रोमल पीरियड में आता है। और ये जब पीक पे होता है, जब पर्सन क्या होता है रिलेटिवली, ये क्या होता है, जब बंदा बीमार होता है एक्यूट के अंदर ये पीक पे आ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्रोनिक कैरियर स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। क्रोनिक हम या कैरियर स्टेट हम जब कहते हैं जब वो 6 से लेकर 8 हफ्तों तक, ओके, इतना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। ओके, 6 से लेकर 8 हफ्तों तक हम इसको क्रोनिक कैरियर स्टेट कह देते होते हैं। जैसे ही एच बी एस ए जी अपेयर होता है तो एच बी ए जी और एच बी वी डी एन ए वो हमें सीरम के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो एक्टिव रेप्लिकेशन को इंडिकेट करते हैं। यानी जो एच बी ई जी होता है, ई जी, जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, वो जो है ये होते हैं एच बी वी डी एन ए। ठीक है, इनको मेजर करने के लिए वायरल लोड करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि किसी बंदे के अंदर एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन है या नहीं। ओके, जिसके अंदर एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन होगी उसके अंदर ये दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, कोर एंटीबॉडी होती है, आईजीएम होती है। ठीक है, और इसके अलावा सीरम ट्रांसअमाइनेज का लेवल है वो सिम्टम होने से पहले ही आना शुरू हो जाता है। यानी जो आईजीएम है वो एक्यूट के अंदर देखने को मिलती है, और बाकी फेज के अंदर वो आईजीजी से रिप्लेस हो जाती होती है। ठीक है, तो आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है। ये सीरोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी के अंदर भी आपने सीरोलॉजिकल मार्कर को तैयार करना होता है। वहाँ पे भी हेपेटाइटिस सी में भी एक स्टेट होती है एक्यूट हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन की होती है, एक होती है क्रॉनिक होती है, एक होती है रिकवरी वाली होती है। लेकिन वहाँ पे विंडो फेज नहीं होता। अब विंडो फेज होता है कि जो एच बी वी है, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट है, लेकिन उसके अंदर सरफेस एंटीजन और इसके खिलाफ एंटीबॉडी दोनों के दोनों अभी अनडिटेक्टेबल अमाउंट के अंदर है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड विंडो फेज। अब जो एक्यूट और क्रॉनिक अब और रिकवरी, तो जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, टू एच सी वी, वो सब में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पॉजिटिव होती है। जिस तरह ऊपर कोर के लिए एंटीबॉडी थी,
ठीक हो गया। लेकिन इसमें नेगेटिव भी हो सकती है अर्ली इन्फेक्शन के अंदर, लेकिन जो पॉजिटिव होती है वो 6 से लेकर 24 वीक्स तक होती है। जो वायरल लोड होता है, वायरल लोड के अंदर आप इसके आरएनए को देखते होते हो। जो वायरल लोड होता है वो सब के अंदर डिटेक्टेबल होता है, लेकिन जो रिकवरी होती है उसमें ना होने के बराबर होता है, अनडिटेक्टेबल होता है। इसके बाद सीरम ट्रांसअमाइनेज एएलटी का लेवल देखते हैं। तो जो एएलटी का लेवल होता है इसमें बढ़ा हुआ होता है, इसमें भी बढ़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल होता है। ओके, यानी जो बंदा रिकवर कर रहा है उसमें ये तो चीज़ें सही आ जाती है, ठीक है, एंजाइम भी ठीक है, ये भी वायरल लोड भी ना होने के बराबर है, और जो रिकवरी है एंटीबॉडी ये भी मौजूद होती है। ठीक हो गया। ओके, और इसको आप ऑपोजिट कर दो ऑलमोस्ट, तो वो एक्यूट बन जाएगा, और एक्यूट और क्रॉनिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है चीज़ें। ठीक हो गया। तो ये सीरोलॉजिकल फाइंडिंग आप नोट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से सीरोलॉजिकल फाइंडिंग होती है, जिनको आपने हेपेटाइटिस बी के अंदर और सी के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ सकते होते हैं। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। वायरसेस की बात होगी तो इस वीडियो के अंदर हमें कोई फंगस की तो बात करनी पड़ेगी, फंजाई की, वरना फंजाई वाला नाराज हो जाते हैं। तो फंजाई की कुछ बातें कर लेते हैं। तो फंजाई की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आपने सिस्टेमिक माइकोसिस के अंदर इसको पढ़ा था। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है वो ये होती है कि जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर ओवाइट यीस्ट होते हैं। ओवाइट यीस्ट विद इन द मैक्रोफेजेस, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। जबकि कोकाइडियोट्स के अंदर सेफ्रियोल होते हैं, जिसमें एंडोस्पोर्स होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो पैराकोकाइडियोट्स है, पैराकोकाइडियोट्स, और लास्ट में ब्लास्टोमाइसिस है। ठीक है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस या माइसिस के अंदर सिंगल ब्रॉड बेस्ड पार्ट होती है, जबकि हम कह सकते हैं कि जो पैराकोकाइडियोट्स होती है, पैराकोकाइडियोट्स के अंदर क्या होता है, यीस्ट होते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बात करते हैं तो फिर ये ट्रांसफर होता है इनहेलेशन से। ओके, इनहेलेशन से ट्रांसमिट हो जाता है, और ये थर्मली डायमॉर्फिक होता है। थर्मली डायमॉर्फिक है, दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट के अंदर ये मोल्ड की फॉर्म में रहेगा, सॉइल के अंदर, और हमारी बॉडी में यीस्ट की फॉर्म में रहेगा। तो इनहेलेशन होगी तो हमारे टिश्यू के अंदर ये यीस्ट बन जाएगा। जो इन्वायरमेंट के अंदर होती है, इन्वायरमेंट के अंदर ये मोल्ड फॉर्म होती है, और जो इन्वायरमेंट में मोल्ड फॉर्म होती है वो दो टाइप के स्पोर बनाती है। एक होती है टुबरकुलेट माइक्रोकोनिडिया, और दूसरे होते हैं हमारे माइक्रोकोनिडिया। ओके, माइक्रोकोनिडिया। ओके, टुबरकुलेट माइक्रोकोनिडिया, ये टुबरकुलेट मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया होती है। ठीक हो गया। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, इसका जो यीस्ट होता है फेगोसोम के अंदर रेप्लिकेट करता है मैक्रोफेजेस के अंदर, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो उसके अंदर सेल्फ लिमिटेड पल्मोनरी इन्फेक्शन होती है। लेकिन अगर जिसके अंदर इम्यूनिटी सप्रेस है तब उस केस में डिसएमिनेशन होगी। दैट मीन्स कि अगर अगर एड्स है तो एड्स के केस में डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन हो गए, और डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन होती है तो वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से फैल सकते होते हैं, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से अगर फैल गए तो फिर वो आगे बॉडी के अंदर डिफरेंट क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन करवा देंगे, लाइक लिम्फेडिनोपैथी होती है। ओके, हिपैटोसप्लीनोमेगाली है, हिपैटिक और सप्लीन की एनलार्जमेंट होती है, और जब सप्लीन की एनलार्जमेंट होती है तो फिर पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ये है कि टंग के ऊपर अल्सीरेशन होती है। टंग के ऊपर क्या होती है, अल्सीरेशन होती है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर अल्सीरेशन हो स्किन की तो वो इंडिकेट करता है ब्लास्टोमाइसिस को, अगर फेस की और माउथ की हो तो वो पैराकोकाइडियोट्स को इंडिकेट करता है। ठीक है। जबकि मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन हो इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर तो वो किसको इंडिकेट करता है, कोकाइडियोट्स को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्सर होती है वो टंग की अल्सर होती है। ठीक हो गया। जब डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैक्रोफेज के अंदर यीस्ट देखने को मिलती है। जो हिस्टोप्लाज्मा होता है ये मोल्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट द कूलर टेम्परेचर। ठीक हो गया। और बाकी हिस्टोप्लाज्मा के एंटीजन को इम्यूनो एक्सेस से भी आप मालूम कर सकते होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के बारे में। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है इसको आपने किस चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि ये भी तो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। ये फोकस नहीं हो पा रहा। ओके, अच्छा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, ये भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। हम इसको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या होता है, मोनोमॉर्फिक फंगस होता है, मतलब थर्मली डायमॉर्फिक नहीं होता। एक रट्टा मार लेना कि जो सबकुटेनियस होते हैं। ओके, सबकुटेनियस माइकोसिस है, और इसके अलावा सिस्टेमिक माइकोसिस होते हैं। ये सारे के सारे थर्मली डायमॉर्फिक होते हैं, थर्मली डायमॉर्फिक होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे होते हैं वो थर्मली डायमॉर्फिक नहीं होते। ओके, थर्मली डायमॉर्फिक होती है। बस आप इस लाइन को रट्टा मार लेना, आपकी माइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। अच्छा, इसकी जो मोनोमॉर्फिक है, और अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो इसकी जो हाइफी होती है वो सेप्टेड हाइफी होती है, और जो कल्चर होती है वो सेबरॉइड एगर के ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करती है। तो सेप्टेड हाइफी एक्यूट एंगल ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद ब्लास्टोमाइसिस और कोकाइडियोट्स होते हैं, दोनों के दोनों डायमॉर्फिक फंजाई है, मैक्रोफेज के अंदर एप्लीकेट तो करते हैं, लेकिन जो ब्लास्टोमाइसिस है इसके अंदर ब्रॉड बेस्ड बर्ड होते हैं, ब्रॉड बेस्ड बर्ड होते हैं। ठीक है।
ओके, जबकि कोकाइडियोट्स इमिटर्स के अंदर थिक वाल्ड सफ्रियोल होते हैं, थिक वाल्ड सफ्रियोल, और उस थिक वाल्ड सफ्रियोल के अंदर एंडोस्पोर्स ग्रो कर रहे होते हैं। ओके, एंडोस्पोर्स ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कैंडिडा की तरफ। जो कैंडिडा अल्बाइकन होता है, कैंडिडा अल्बाइकन आपको पता है कि लार्ज यीस्ट होता है, बल्कि ओवाइड यीस्ट होता है। ठीक है, ओवाइड यीस्ट होता है कैंडिडा अल्बाइकन। तो आपको ये भी पता है कि जो टिश्यू के अंदर ये यीस्ट हाइफी बनाता है और सूडो हाइफी भी बनाता है। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर ये हाइफी और सूडो हाइफी बनाता है, और ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, सूडो हाइफी। और जब इस सीरम के अंदर होगा तो सीरम के अंदर ये जर्म ट्यूब बनाता है। पता नहीं मैंने कौन से स्पेलिंग में लिख रहा हो। अच्छा, जो जर्म ट्यूब होती है वो तकरीबन देखने को मिलती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सीरम के अंदर होती है। तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर वाली है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा, जो कैंडिडा की इन्फेक्शन होती है, कैंडिडा की इन्फेक्शन में थ्रश आता है, वेजाइनाइटिस आता है, इसोफेजाइटिस आता है, डायपर रैश है, क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस है। डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन के अंदर राइट साइडेड एंडोकार्डिटिस होता है, स्पेसिफिकली इंट्रावीनस ड्रग यूजर के अंदर कैंडिडीमिया हो सकता है, एंडोथेल्माइटिस हो सकता है। तो ये सारे इन्फेक्शन आपको मैंने बता दिया कैंडिडा के। ठीक हो गया। और कैंडिडा के अंदर क्लाइमिडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, और क्लाइमिडोस्पोर्स होती है किस टेम्परेचर पे वो जाके बनते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जो क्लाइमिडोस्पोर है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट है और जर्म ट्यूब है, ये वो दो तीन हम कह सकते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के मेथड होते हैं जो कैंडिडा को दूसरी स्पीशीज से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जो मॉलिक्यूलर मेथड होती है कैंडिडा की डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। लाइक मॉलिक्यूलर मेथड के अंदर पीसीआर आता है जो कि इसके डीएनए को डिटेक्ट करता है, स्पेसिफिकली ऐसा डीएनए जो उसके राइबोसोमल आरएनए को एनकोड कर रहा है। और इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसमें माल्टीटॉप है, और रट्टा मार लेना कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है सिर्फ इसी के लिए स्पेसिफिक है। एक दो और भी आएंगे लेकिन माल्टीटॉप है तो ये इसी के लिए होती है। ओके, ठीक हो गया। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बनाता है, और ये वाइट फंगस है जिसके पास कैप्सूल होता है। ओके, थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। ओके, और ये मैक्रोफेज के अंदर एप्लीकेट करता है, एड्स वाले पेशेंट के अंदर आगे इंसेफ्लाइटिस वगैरह करवा सकता है। ठीक है, थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। और पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को देखने के लिए हम कौन कौन सी स्टेनिंग करते हैं, आपको पता है कि हम करते हैं इंडियन इंक से स्टेन करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नहीं होती तो हम पीरियोडिक एसिड्स की स्टेनिंग करते हैं, मिथेनामीन सिल्वर यूज़ करते हैं, और लास्ट है म्यूकी सरमीन है, म्यूकी कैरमीन या म्यूकोसर्मीन, ये हम इसकी विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं। और इसकी कॉलोनी काफ़ी ज़्यादा म्यूकाइट होती है, और रट्टा मान लेना कि एक बैक्टीरिया ऐसा जिसकी कॉलोनी म्यूकाइट होती है, वह है क्लेप्सिला नमोनिया। ठीक हो गया। तो आपको बताता जाऊँ, रिवाइज करा दूँ, जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है, वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम डायमॉर्फिक फंजाई है, यानी बाहर सॉइल के अंदर मोल्ड की फॉर्म में, जिसमें ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया होते हैं। स्मॉल ओवाइड यूज होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर ग्रो करता है, लिम्फेटिक और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में सेपरेट करता है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर एसिम्प्टोमेटिक पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो उसमें लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में फैल जाएगा, और वहाँ पे पैनसाइटोपिनिया वगैरह ये सब चीज़ें करवा देता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हमने कुछ और फंगस को देखा था, लाइक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, मोनोमॉर्फिक है, इन्वेसिव डिजीज उन लोगों के अंदर कराएगा जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनिज्म लंग्स के अंदर इनहेल होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल लाइनिंग को इन्वेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडा स्पीशीज होती है हमारी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होती है, लेकिन अगर ओवर ग्रोथ होगी तब आगे थ्रश वगैरह हो जाएगा। ओके, वेजाइनाइटिस हो जाएगा, एसोफेजाइटिस वगैरह हो जाएगा। जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है उसके लिए लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। एक और भी बता देता हूँ, लास्ट है मैलेसीजिया फरफर। मैलेसीजिया फरफर है, जो मैलेसीजिया फरफर होती है ये डायमॉर्फिक फंजाई है जो कि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होती है। ठीक है, स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होती है, लेकिन जब ये यीस्ट फॉर्म से पैथोजेनिक माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी जब ये यीस्ट फॉर्म से माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट होती है जो कि पैथोलॉजिकल फॉर्म होती है, जब ये माइसीलियल के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये टीनिया वर्सिकुलर बनाती है। और टीनिया वर्सिकुलर के अंदर आपने क्या पढ़ा था, टीनिया वर्सिकुलर जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स सेफेगिटी और मीट बॉल अपीयरेंस होती है। सेफेगिटी मुझे नहीं पता कि ये कोई डिश होती है, मैंने कभी नहीं खाई, सेफेगिटी है। और इसके अलावा मीट बॉल्स होती है, तो स्पैगेटी और मीट बॉल अपीयरेंस आई थिंक कोई नूडल्स वाली टाइप की होती है। स्पैगेटी और मीट बॉल अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोपी के ऊपर, तो मैलेसीजिया फरवर की वजह से होती है। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर अगर हम यूज़ करेंगे, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर यूज़ करेंगे, तो इन इनहिबिटर की वजह से क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, और जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी तो इंट्रासेलुलर और ग्रैनुलोमेटस फंजाई के इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाएंगे। हाँ, एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछा जाएगा कि ग्रैनुलोमेटस फंजाई कौन कौन से होती है, यानी कौन से फंजाई होती है जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। तो एक कोकाइडियोडोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और ब्लास्टोमाइकोसिस होती है। ये तीन होती है मेनली जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते होती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है।
तो ये पार्ट 6 वीडियो है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली है, उसके अंदर हम सिस्टम वाइज़ बातें करेंगे। सिस्टम वाइज़ का मतलब हम एक पार्टिकुलर सिस्टम को उठाएँगे, उसके अंदर हम बताएँगे कि कौन-कौन सी इन्फेक्शियस पॉज़िटिव ऑर्गेनिज़्म होती है। और वो वीडियोज़ मैं आपको अभी से गारंटी लगा के या शायद लगा के कह रहा हूँ, अगर आप उनको देख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो वाली जो वीडियो है पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 जो ऑनवर्ड पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट 10 तक कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।